विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल के कारण आज मैं इस बिल को लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। अगर इस देश का विभाजन न होता और धर्म के आधार पर न होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया है। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े और इसके विरोध में 105 वोट। 2 दिन पहले लोकसभा में भी इस बिल को पारित कर दिया गया था और देश की 7 दशक पुरानी भूल को सुधारने के लिहाज से ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। कल हमने आपको ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह बताया था कि नागरिक संशोधन बिल की जड़ कैसे धार्मिक आधार पर हुए देश के बंटवारे से जुड़ी हुई है। आज राज्यसभा में भी पूरी चर्चा देश के विभाजन और 2 नेशन थ्योरी के इर्द गिर्द घूमती रही। राज्यसभा में आज 44 सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। इस चर्चा के दौरान महात्मा गांधी, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान का जिक्र कई बार हुआ। इस दौरान सरकार काफी आक्रामक दिखी। सरकार की तरफ से सबसे बड़ा तर्क यही था कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा अगर नहीं होता तो नागरिकता संशोधन बिल लाने की जरूरत आज नहीं पड़ती। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज की इस ऐतिहासिक घटना को भारत के इतिहास का काला दिन बताया है। विपक्ष के नेता नागरिकता संशोधन बिल को संविधान के खिलाफ बता रहे थे और सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही थी। कांग्रेस ने देश के बंटवारे के लिए वीर सावरकर को जिम्मेदार बताया, जबकि बीजेपी ने इसके लिए जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया। अब बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे देश के ज्यादातर लोग अभी भी ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में नहीं जानते होंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि जो ऐतिहासिक भूल हुई है वो कैसे हुई, किन हालात में हुई और किन से हुई। इसलिए ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि संसद में आज क्या हुआ। विभाजन सिर्फ नहीं हुआ, मैं फिर से आज कहना चाहता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा जी के टोकने के बाद भी कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये सबसे बड़ी भूल थी और ये भूल के कारण आज मैं इस बिल को लेकर यहां पर उपस्थित हुआ। अगर इस देश का विभाजन न होता और धर्म के आधार पर न होता तो ये कभी भी लेकर नहीं आना पड़ता। यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मुसलमान बने, इस सभागृह के सभापति भी मुसलमान बने, माननीय इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी मुसलमान बने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बने। माइनॉरिटी को यहां संरक्षित और संवर्धित किया गया। भारत ने वादा निभाया, मगर हमारे तीनों पड़ोसी देशों ने वादे का निभाव नहीं किया और इसके कारण अपने धर्म को, अपने सम्मान को, अपने परिवार को, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए वो इस देश में आए। विभाजन वीर सावरकर के एक स्टेटमेंट के कारण मुझे मालूम नहीं है स्टेटमेंट सावरकर जी ने दिया है नहीं दिया, मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता। सुनिए ना, इसको चैलेंज भी नहीं करता, मगर पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और इनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे। मगर मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार क्यों किया और धर्म के आधार पर विभाजन को क्यों स्वीकार किया? ये धर्म के आधार पर विभाजन मैं स्पष्टता से मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ही देन इस देश को है, जिसके कारण ये सारे सवाल खड़े हुए। कोई सरकार पहले इसका समाधान निकल लेती तो भी मुझे आज ये बिल लेकर नहीं आना पड़ता, मगर मान्यवर सरकारें ऐसे चली है कि समस्याओं के साथ दो दो हाथ करने की जगह सरकार चलाते रहो, इस प्रकार से सरकार चली है। मैं आज देश की जनता के सामने आपके और इस सदन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं
कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। और मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते थे। भाई आइडिया ऑफ इंडिया जहां समझाना समझा दो, मेरी तो 7 पुश्तें यहां जन्मी है, मैं विदेश से नहीं आया हूं, मुझे मालूम है आइडिया ऑफ इंडिया। मुझे मत समझाइए कभी भी, हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। कितने लोगों की एप्लीकेशंस हैं पड़ी हुई सिटीजनशिप के लिए, उसमें सिर्फ 4,400, अफगानिस्तान में 6,087, बांग्लादेश में 84, पाकिस्तान से 2,508। तो 3 देशों से आपके पास वो टोटल एप्लीकेशन वो ठीक हो या गलत हो, प्रोसिक्यूशन का हुआ है या नहीं हुआ, कुल सिर्फ 4,400 लोगों ने अप्लाई ही किया है, और आप देश को ऐसा बनाते हैं कि करोड़ों लोगों को प्रोसिक्यूशन हो रहा है। गृह मंत्री जी ने सही कहा कि यह एक बड़ा ऐतिहासिक बिल है। हाँ, ऐतिहासिक बिल है क्योंकि आप संविधान की बुनियाद को बदलने जा रहे हैं, इसलिए ये ऐतिहासिक बिल है। आप हमारे इतिहास को बदलने जा रहे हैं, इसीलिए ऐतिहासिक बिल है। और आपने ये भी कहा कि करोड़ों लोग एक नए सवेरे को कल देखेंगे। मैं आपसे ये भी इल्तिजा करना चाहता हूं कि लाखों लोग की रात खत्म नहीं होगी, ये काली रात खत्म नहीं होगी। मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स यहां 1972 में आया, 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, आज वो है नहीं, उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटीजनशिप दो, आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं, तो बच्चों को सिटीजनशिप कहां से मिलेगी? किस आधार पे दोगे आप? वो मापदंड क्या है? किसी ने कोई कहीं गया है, बोला है? इन ये जो लाखों लोग हैं जिनकी आप बात करते हो, 19 लाख, चलिए 19 लाख की बात करते हैं, उनमें कितने हिंदू हैं? 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। लेकिन किस ऐसे हिंदू ने कहा है कि मैं प्रोसिक्यूट हुआ था? आपको साहब बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने मालूम क्या कहा है अपने लेगेसी पेपर्स में कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। उन्होंने सब डिक्लेरेशन दी है कि मैं तो यहां का रहने वाला हूं। आप उसको इस विधेयक के द्वारा झूठ बुला रहे हो। संजय, जो इस बिल को समर्थन नहीं करेंगे वो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। उसका मतलब हम ये पाकिस्तान की असेंबली तो नहीं है, यहां हो या वहां हो, हम इस देश के नागरिक हैं। देश की जनता ने सबको वोट किया है, यहां भी किया है, वहां भी किया है। आज देश के बहुत से हिस्से में मैं देख रहा हूं इस बिल को विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। असम हो, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, एक सेक्शन समर्थन में है, एक सेक्शन विरोध में है। वो भी देश के नागरिक है, देशद्रोही नहीं है। तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू हैं उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। तो राज्यसभा में चर्चा के दौरान कुल 236 सांसद मौजूद थे। उनमें से 4 पार्टियों के 5 सांसद ऐसे रहे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इनमें शिवसेना के 2 सांसद, बीएसपी के 2 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 1 सांसद शामिल नहीं हुए। इस बिल पर लोकसभा में वोटिंग के दौरान शिवसेना ने बिल के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन कांग्रेस की नाराजगी के बाद आज शिवसेना ने अपना रुख बदल लिया। यानी कल तक शिवसेना इसका समर्थन कर रही थी बिल का, आज उन्होंने विरोध कर दिया। आज शिवसेना का कहना था कि नागरिकता हासिल करने वाले लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। शिवसेना ने राज्यसभा में बिल पर हुई चर्चा में हिस्सा तो लिया, लेकिन वोटिंग में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। अब आपको नागरिकता संशोधन बिल पर देश भर से आ रहे जश्न और विरोध की तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले जश्न की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर कोलकाता की है। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा से पारित होने के बाद किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है ये आप अभी देख रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुश हैं।
लेकिन आज शाम जब संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस हो रही थी, तब देश के कई इलाकों से विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आ रही थी, तस्वीरें भी आ रही थी। अब वो देखिए, बिल के विरोध में सबसे ज्यादा प्रदर्शन देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रहा है। असम की राजधानी में प्रदर्शनकारियों ने एक बस में आग लगा दी। असम में कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन हुए। हालात को देखते हुए वहां पर सेना बुला ली गई है। गुवाहाटी में कल सुबह 7 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। असम के 10 जिलों में आज शाम 7 बजे से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे के लिए बंद रहेंगी। इस दौरान कई ट्रेनों को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उनके रास्ते बदल दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि असम में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, यह आप भी जानना चाहते होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि नागरिकता संशोधन बिल असम के लोगों के लिए उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। हाल ही में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स में 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं था, जिसमें करीब 11 लाख हिंदू भी बताए जा रहे हैं। असम में प्रदर्शन कर रहे लोगों की दलील है कि नागरिकता संशोधन बिल पास होने से ये 11 लाख हिंदू भी देश के नागरिक बन जाएंगे और फिर ये असम में ही रहेंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर असर पड़ेगा। इनकी जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है, उस पर असर पड़ेगा और इनकी अपनी जो आइडेंटिटी है, अस्तित्व जो है, वो खतरे में पड़ जाएगा। आज देश 2 राजनीतिक खेमों में बंट चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया है, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि यह भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। लेकिन यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर भारत को नागरिकता संशोधन बिल की जरूरत क्यों पड़ी। इसे समझने के लिए आपको सांप्रदायिक आधार पर हुए बंटवारे को आज समझना होगा। और बहुत सारे लोग आपको यह बता रहे हैं कि यह बंटवारा अब हो रहा है, यह पिछले कुछ वर्षों से होना शुरू हुआ है, लेकिन यह बंटवारा सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। कल डीएनए में हमने आपको विस्तार से इस बंटवारे का विश्लेषण दिखाया था। आज राज्यसभा में भी उसी आधार पर जब बहस हुई तो बंटवारे का नाम बार बार आया। असल में भारत में पहला बंटवारा 114 वर्ष पहले ही हो गया था। यानी बहुत सारे लोग आप समझते होंगे कि 1947 में बंटवारा हुआ था, लेकिन उससे भी पहले भारत का एक बंटवारा और हुआ था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की घोषणा हुई थी। बंगाल का बंटवारा धर्म और भाषा दोनों के आधार पर हुआ था। डिवाइड एंड रूल का ये मास्टर स्ट्रोक था। आप जानते हैं, अंग्रेज हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाया करते थे, यानी बांटो और राज करो। जब उन्हें लगा कि बंगाल एकजुट हो रहा है, बंगाल में स्वतंत्रता संग्राम की जो लपटें हैं वो बढ़ रही हैं, मजबूत हो रही हैं, तो उन्हें लगा कि अब बंगाल को बांट देना चाहिए। बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या 1 करोड़ 20 लाख रह गई, जबकि मुसलमानों की संख्या 1 करोड़ 80 लाख के ऊपर चली गई। यानी पूर्वी बंगाल में हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में आ गए, अल्पसंख्यक बन गए। वहीं पश्चिमी बंगाल में बंगालियों की जनसंख्या 1 करोड़ 70 लाख रह गई, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ 70 लाख के ऊपर चली गई। और ये जो बातें हैं, ये इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नामक एक किताब में लिखी हैं। जरा सोचिए, ये आइडिया अंग्रेजों को कैसे आया। वर्ष 1888 में सर सैयद अहमद खान ने कहा कि अगर आज अंग्रेज देश छोड़कर चले जाते हैं तो हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर मुसलमान चाहते हैं कि इस देश में वो सुरक्षित रह सकें तो इसके लिए जरूरी है कि अंग्रेजों की सरकार यहां चलती रहे। हिंदू और मुसलमान मिलकर इस देश को चला लेंगे, ये सोच पाना भी असंभव है। 2 नेशन थ्योरी की शुरुआत एक तरीके से इसी भाषण के बाद हुई थी, 1888 के आसपास। 1884 तक सर सैयद भारत को हिंदू, मुसलमानों और ईसाइयों का देश मानते थे, लेकिन बाद में उनके विचार बदल गए। तब ऐसा करना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित अलीगढ़ कॉलेज में हिंदू व्यापारियों का पैसा लगा हुआ था। यह वही अलीगढ़ कॉलेज है जिसे अब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से, AMU के नाम से जानते हैं। लेकिन उस जमाने में ये जो कॉलेज था, ये हिंदू व्यापारियों के फंड से चलता था, इसलिए हिंदुओं को खुश रखना सर सैयद की मजबूरी थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का उत्पीड़न शुरू किया, तब सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी सरकार का पक्ष लिया था। यहां पर आपको यह भी याद रखना होगा, उन्हें यह उम्मीद थी कि अंग्रेजी सरकार का अगर वो पक्ष लेंगे
तो इससे अंग्रेज उनसे खुश हो जाएंगे, इससे उनके कॉलेज को सरकारी ग्रांट मिलने लगेगा, सरकारी समर्थन मिलने लगेगा अंग्रेजों का, और मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां तब मिल पाएंगी। यानी उन्होंने पहले अंग्रेजों को खुश करने की पूरी कोशिश की। यानी आज से 134 वर्ष पहले ही राजनीतिक फायदे के लिए समाज में तुष्टीकरण के बीज बो दिए गए थे। लेकिन आपको शायद यह बताया जाता है कि यह सब कुछ अभी हाल के वर्षों में शुरू हुआ है, लेकिन ये 134 वर्ष पहले हो चुका है हमारे देश में और कोई इसे रोक नहीं पाया। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी, वो भी रोक नहीं पाए, और आज तुष्टीकरण के वही बीज नफरत के एक बहुत बड़े पेड़ का रूप ले चुके हैं। 1907 में अंग्रेजी सरकार ने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लागू किया था, जिसके बाद ही सेपरेट इलेक्टोरेट की पॉलिसी आई, यानी किसी भी चुनाव में मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को ही वोट दे सकता था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के अधिकारों को लेकर 14 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिसे 1932 में अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया था। 1930 में आए साइमन कमीशन की रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 1922 से 1927 तक पूरे देश में 112 सांप्रदायिक दंगे हुए, ये भी धर्म के आधार पर हुए। 1928 में गुलाम हसन शाह काजमी नाम के एक पत्रकार ने पाकिस्तान नाम से एक अखबार शुरू करने की अर्जी दी थी। वो अखबार शुरू करना चाहते थे जिसका नाम रखना चाहते थे पाकिस्तान। 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर नाम से एक बुकलेट निकाली। इस बुकलेट में पहली बार पाकिस्तान नाम के एक मुस्लिम देश का जिक्र किया गया था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने की बात खुलकर कही थी। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक किताब में लिखा है कि 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर भारत आए, जिसमें भारत को संविधान बनाने की स्वतंत्रता देने की बात तो थी, लेकिन उसमें यह भी कहा गया था कि यह संविधान किसी पर थोपा नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग ने एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की मांग की और एक अलग संविधान सभा की मांग भी रखी। 26 जुलाई 1947 को अंग्रेजी हुकूमत ने यह घोषणा कर दी थी कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इस तरीके से भारत का बंटवारा तय हो गया। 1947 में देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, लेकिन सच्चाई यह भी है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी भारत में ही रह गई, जबकि पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में हिंदू भारत लौट आए थे। इस दौरान सीमा के दोनों तरफ दंगे होते रहे। इन्हीं दंगों को रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच 1950 में एक समझौता हुआ था, और इसी समझौते को नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं। नेहरू लियाकत समझौते में 4 पॉइंट्स तय हुए थे। इसमें पहला पॉइंट यह था कि प्रवासियों को ट्रांजिट के दौरान पूरी सुरक्षा दी जाएगी, यानी आने जाने के दौरान पूरी सुरक्षा दी जाएगी, और वो अपनी बची हुई संपत्तियों को बेचने के लिए सुरक्षित वापस आ जा सकेंगे। दूसरा पॉइंट था, जिन महिलाओं का अपहरण किया गया उन्हें वापस उनके परिवार के पास भेजा जाएगा और अवैध तरीके से कब्जाई गई संपत्ति उन्हें लौटाई जाएगी। तीसरी बात थी कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध होगा, अल्पसंख्यकों को बराबरी और सुरक्षा के अधिकार दिए जाएंगे। और चौथे पॉइंट के मुताबिक दोनों देश युद्ध को भड़काने वाले और किसी देश की अखंडता पर सवाल खड़ा करने वाले प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे, यानी दुष्प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन यह दुष्प्रचार न तब रुका था और न आज रुका है। इस समझौते से इसीलिए कुछ हासिल नहीं हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश से गैर मुस्लिम शरणार्थियों का भारत आना जारी रहा और विभाजन हमेशा के लिए एक जख्म बनकर रह गया। इस दौरान एक गणराज्य यानी रिपब्लिक के तौर पर भारत अल्पसंख्यकों की रक्षा करता रहा और एक इस्लामिक देश के रूप में पाकिस्तान अल्पसंख्यकों को मौत देने वाली मशीन बनता चला गया। वर्ष 1947 में आजादी के बाद पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन भारत में मुसलमानों को राजनीति में, प्रशासन में, खेल में, मनोरंजन में और समाज के हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी सफलताएं मिली, क्योंकि यहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। और अगर आप नजर डालें और सोचें आज, तो आप खुद सोचिए, पिछले 72 वर्षों में हमारे देश में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बन चुके हैं और उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 4 मुस्लिम भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी एक मुस्लिम महिला ही थी। मुसलमान भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख भी रह चुके हैं
और अगर आप अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहां खान, आप तो जानते हैं जो सुपरस्टार्स हैं वो खान्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान का कितना नाम है, कितना दबदबा है, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। भारत एक हिंदू बाहुल देश माना जाता है। यहाँ पर 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन इतने बड़े देश में जो 3 टॉप सुपरस्टार्स हैं फिल्मों के, वो तीनों मुसलमान हैं, तीनों खान हैं। और इस देश की करोड़ों की संख्या में जनता अपनी मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल में टिकट लेकर उनकी फिल्में देखने के लिए जाते हैं। जब ये सारे हिंदू फिल्में देखने के लिए जाते हैं तो थिएटर में जाकर ये भूल जाते हैं कि ये हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या इनका धर्म क्या है। ये सिर्फ अच्छी फिल्म देखने जाते हैं, अच्छी एक्टिंग करने जाते हैं। और इनमें से किसी के दिमाग में ये कभी नहीं आता कि वो एक हिंदू हीरो की फिल्म देख रहे हैं या किसी मुसलमान हीरो की फिल्म देख रहे हैं या किसी और धर्म के नायक की कोई फिल्म देख रहे हैं, या इस संगीत का जो संगीतकार है, गाने का जो संगीतकार है या गायक है, वो किस धर्म का है। मोहम्मद रफी के बारे में आप सोचिए, मोहम्मद रफी जैसा महान गायक हमारे देश में पैदा हुआ, उन्हें बहुत प्यार मिला, उन्हें बहुत शोहरत मिली। फिल्मों के बाद क्रिकेट पर नजर डालिए। भारत में क्रिकेट को भी एक धर्म ही माना जाता है और यहां भी मंसूर अली खान पटौदी और मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर आज की टीम में भी मोहम्मद शमी तक न जाने कितने मुसलमान खिलाड़ियों ने भारत के लिए क्रिकेट खेला है। और मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के कप्तान भी रहे हैं और पटौदी भी भारत के कप्तान रहे हैं। ये कुछ उदाहरण हमने आज आपको देने की कोशिश की कि जो इस देश की जनता है और जो समाज है, वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन क्या आप ऐसे उदाहरण हमें पाकिस्तान से लाकर दे सकते हैं? क्या आप ऐसे उदाहरण हमें बांग्लादेश से लाकर दे सकते हैं? क्योंकि वहां पर ये दोनों ही देश अपने आप को इस्लामिक देश मानते हैं और खुलकर कहते हैं। नागरिकता संशोधन बिल पर कई राजनीतिक पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं, लेकिन आज एक 17 वर्ष पुराने दुष्प्रचार पर भी ब्रेक लग गया है। लेकिन वो दुष्प्रचार क्या है उस पर हम आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको आज सोनिया गांधी का एक स्टेटमेंट पढ़कर सुनाना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले रिलीज किया है। ये मेरे हाथ में उनका स्टेटमेंट है। इसमें सोनिया गांधी कहती हैं कि आज का दिन जो है देश के इतिहास में काला दिन के रूप में मनाया जाएगा। और आगे उन्होंने लिखा है, द बिल फंडामेंटली challenges the idea of India that our forefathers fought for and in its place creates a disturbed, distorted and divided India where religion will become a determinant of nationhood। ऐसा उन्होंने लिखा है। यहां उन्होंने अपने forefathers यानी पूर्वजों की बात की है। आज हम पूर्वजों की बात ही करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के जो पूर्वज थे उन्होंने धर्म के आधार पर 1947 में देश के विभाजन को रोकने के लिए क्या किया, वो देश के विभाजन को क्यों नहीं रोक पाए, जबकि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा धर्म के नाम पर आज तक का हुआ विभाजन था। तो फोर फादर्स की बात यहां पर जो कांग्रेस कर रही है वो किस आधार पर कर रही है। और आपको यहां यह भी पता होगा कि महात्मा गांधी उस वक्त, अगर आप इतिहास की किताबें पढ़ें तो महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि ये बंटवारा हो जाए। वो अंदर से दुखी थे इस बात को लेकर। और आपको अगर याद हो तो जब 1947 में आजादी मिली भारत और पाकिस्तान को, जब जश्न मनाए जा रहे थे तो आपको किसी भी जश्न की तस्वीरों में महात्मा गांधी की तस्वीर वहां पर नहीं मिलेगी। सारा जश्न जवाहरलाल नेहरू मना रहे थे और जिन्ना मना रहे थे, लियाकत अली खान मना रहे थे, क्योंकि ये वो लोग थे जिसमें से एक पक्ष भारत का प्रधानमंत्री बना और दूसरा पाकिस्तान का। और ये दोनों ये चाहते थे कि किसी तरीके से बंटवारा हो जाए और ये अपनी अपनी सरकार यहां पर चलाएं। तो फोर फादर्स की अगर बात कांग्रेस पार्टी करना चाहती है तो उनके फोर फादर्स को, पूर्वजों को इस बंटवारे को किसी भी हालत में रोकना चाहिए था और अंग्रेजों पर यह दबाव बनाना चाहिए था कि वो भारत को आजाद करें, एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में आजाद करें। इसके बाद इन्होंने यह भी लिखा है अपनी चिट्ठी में कि इट इज आयरॉनिक दैट बिल हैज बीन पुश्ड थ्रू एट अ टाइम व्हेन कंट्री एंड इंडीड द होल वर्ल्ड आर सेलिब्रेटिंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं और ऐसे में ये काम हो रहा है। तो महात्मा गांधी तो खुद नाराज होकर बैठे हुए थे जब ये बंटवारा हुआ। आज महात्मा गांधी का जिक्र यहां पर कैसे आ गया? इसलिए बहुत प्रकार का दुष्प्रचार आप सबके सामने रखा गया है।
हमारे देश में ज्यादातर लोगों ने इतिहास को पढ़ा नहीं है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, और हमारे देश के जो नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया है। आपको स्कूलों में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है, फिर एक इकोसिस्टम आपके आसपास बना दिया गया है और आप उन्हीं बातों में विश्वास करते हुए आगे चलते चले गए। इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता की जो एक परिभाषा है वो आपके मन में भर दी गई है और बता दिया गया है कि धर्मनिरपेक्षता तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें मुसलमानों का नाम नहीं आएगा। जबकि सच्चाई यह है कि इस देश में जितने भी मुसलमान आज रह रहे हैं वो अच्छे से रह रहे हैं और उनके भविष्य को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है इस बिल के आने के बाद भी।